डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म विद्या कुंज मैथ क्लासेस में। विद्या कुंज मैथ क्लासेस के द्वारा आपको जो पहली क्लासेस अभी क्लासेस की गई थी, आज जो हम क्लास करा उससे पहले जो क्लास की गई थी फंक्शन की कराई गई थी, जिसमें हमने आपको फंक्शन की सभी थ्योरी पढ़ाई है और सभी कुछ महत्वपूर्ण उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी कराए हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन और साथ में पढ़ेंगे इसके मैपिंग। यानी आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। और इस क्लास में आज हम आपके पूरे फंक्शन को ख़त्म कर देंगे। यानी एक ये मास्टर वीडियो है जो कि आपको शायद यूट्यूब पर पहली बार आप देखने को मिलेगी, जिसमें आज हमको आप सबको सब कुछ एक साथ ही एक ही वीडियो में मिलने वाला है। चलिए टाइम को खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को और पढ़ते हैं आज के टाइप्स ऑफ फंक्शन और साथ में मैपिंग। इक्वल इक्वल और आइडेंटिटी फंक्शन। पहला टाइप्स आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन का। आखिर आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, जिसे तत्समक फलन कहते हैं। A function f such that R to R defined by fx is equal to x for all x belong to R is called identity और equal function for R। मैथ की लैंग्वेज समझना बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए हिंदी में इसे समझते हैं कि हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये डेफिनेशन क्या कह रही है। ये डेफिनेशन ये कह रही है कि आइडेंटिटी फंक्शन वह फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन वह फंक्शन होगा जिसमें यदि हम कोई इनपुट डालें तो हमें वही आउटपुट हमें मिलना चाहिए। यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये कह रहा है। कैसे कह रहा है? यदि मैं इसमें इनपुट 1 डालूं तो मुझे आउटपुट 1 ही मिलेगा चाहिए। यदि मैं इसमें इनपुट 2 डालूं तो मुझे आउटपुट 2 मिलना चाहिए। यदि मैं इसमें इनपुट 3 डालूं तो इसमें आउटपुट ही 3 मिलना चाहिए। यानी आइडेंटिटी फंक्शन अब समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से आइडेंटिटी फंक्शन है क्या। आइडेंटिटी फंक्शन वह है जिसमें इनपुट डालने पर हमें वही सेम आउटपुट मिले, तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। यदि सेम आउटपुट नहीं मिलता है तो वो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं हो। ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम ग्राफ पढ़ते हैं आइडेंटिटी फंक्शन का। डेफिनेशन ये कहती है, द ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये कह रहा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये आपकी ओरिजिन है, ये स्ट्रेट लाइन आपकी पासिंग कर रही है और ये बना रही है आपका 45 एंगल का कोण। तो ये आपका बनेगा आइडेंटिटी ग्राफ का ग्राफ। तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होगा ऐसे बनेगा। इसे हम रियल नंबर के लिए समझते हैं, रियल नंबर के लिए समझते हैं कि रियल नंबर के लिए ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ हम ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। ये आपकी ओरिजिन, ये 1, ये 2 और ये 3, -1, -2 और -3, -1, -2, -3, 1, 2 और। यानी आइडेंटिटी फंक्शन की ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो हम इनपुट डालेंगे वही हमें आउटपुट मिलना चाहिए। यदि -3 मैं इनपुट डालता हूँ तो मुझे आउटपुट भी -3 ही मिलना चाहिए। यदि मैं इनपुट -2 डालता हूँ तो मुझे आउटपुट ही -2 मिलना चाहिए। यदि मैं इनपुट -1 डालता हूँ तो मुझे आउटपुट ही -1 मिलना चाहिए। ऐसी यदि मैं इनपुट 1 डालता हूँ तो मुझे आउटपुट ही 1 मिलना चाहिए। ऐसे 2 मिलना चाहिए, ऐसे हमें 3 मिलना चाहिए। अब आप देखिए, ये स्ट्रेट लाइन से होती हुई जा रही है, स्ट्रेट लाइन मिल गई और ये बीच में कितना का एंगल को बना रही है? 45 डिग्री एंगल का कोण बना रही है। तो अब आपको इसका ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल ग्राफ है और अच्छी तरह से आपको समझा भी दिया गया कि इसी आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनता कैसे। अब इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लगा रखा है, इसे समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द फंक्शन। एक फंक्शन दे रखा है f इक्वल टू 3x। अब हमें ये देखना है कि ये कह रहा है कि ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं है। अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि आइडेंटिटी फंक्शन वह फंक्शन होगा जिसमें हम जो इनपुट डालेंगे वही हमारा आउटपुट आना चाहिए। क्या एफ एक्स 3x के लिए वही होगा? कंडीशन होगी एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। यदि मैं इसमें इनपुट 1 डालता हूँ
तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 3 इंटू वन इक्वल टू 3। यदि मैं इसमें 2 इनपुट डालता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 3 इंटू टू इक्वल टू 6। अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इनपुट 1 डाल रहे हैं तो हमें आउटपुट मिल रहा है 3, जब इनपुट 2 डाल रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है हमें 6। इसका मतलब क्या हुआ, F1 इज नॉट इज इक्वल टू 3, यानी जो हम इनपुट डाल रहे हैं वो हमारे आउटपुट के बराबर नहीं है, यानी ये एक आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। ये क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन इज नॉट ए आइडेंटिटी फंक्शन, ये हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थिर। एक कांस्टेंट फंक्शन इज दैट फंक्शन इफ एवरी आउटपुट इज द सेम फॉर ऑल इनपुट, यानी ये हिंदी भाषा में समझे तो ये कह रहा है कि सभी इनपुटों के लिए हमारा एक ही आउटपुट होना चाहिए, वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू सी, जहां पर सी क्या है, हमारा कांस्टेंट है। इसके लिए जो ग्राफ कह रहा है, एक ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ऑफ एक्सिस, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो बनेगा एक्सिस के पैरेलल बनेगा। कैसे, देखते हैं। अब कांस्टेंट फंक्शन कह रहा है, जैसे मैं यहां लेता हूं, इसमें मैंने वैल्यू ले ली यहां पर 1 2 3, और यहां वैल्यू ले ली मैंने 4, यानी इसका रेंज, इसकी आउटपुट इमेज क्या आई, 4, यानी 1 की 4 से, 2 की 4 से और 3 की 4 से, यानी सभी इनपुट हमने कुछ भी डाला हो, इनपुट हमने कुछ भी डाला हो, लेकिन हमें आउटपुट एक वैल्यू ही मिलेगी, यानी हम इनपुट कुछ भी डालें हमें आउटपुट सेम मिलेगा। यानी यदि मैं इनपुट 1 डाल रहा हूं तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 4, मैं इनपुट 2 डाल रहा हूं तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 4, यदि मैं इनपुट 3 डाल रहा हूं तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 4। तो ये क्या होगा, आपका कांस्टेंट फंक्शन, ये आपका कहलाएगा कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। अब इसका क्वेश्चन देखिए, गिवन ब्लू विच इज द फंक्शन आर कांस्टेंट फंक्शन। अब हमें दे रखा ए बी सी डी ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें चारों में देखना कि इनमें कांस्टेंट फंक्शन क्या है। हमें सब पता लग गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू सी होना चाहिए, यानी ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसका जो वेरिएबल ना हो। इसमें साफ एक ही फंक्शन हमें दिख रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ये एक ऐसा फंक्शन है जिस, यानी एफ एक्स इक्वल टू 3, यहाँ सी की जगह क्या है 3, जो वेरिएबल नहीं है। यानी यदि मैं 1 भी डालता हूँ तो जब भी हमें 3 मिलना चाहिए मिलेगा, यदि मैं इनपुट 2 डालता हूँ जब भी हमें 3 मिलेगा, यानी यही आपका सही ऑप्शन। मॉडुलस फंक्शन, अब इस फंक्शन को आप जरा ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आखिर ये कह क्या रहा है। मॉडुलस का मतलब होता है मापांक। पहले आप समझिए कि मापांक है क्या। मापांक में कोई भी वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। इफ फंक्शन एफ आर टू आर इज सेड टू बी अ मॉडुलस फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ, एक्स पॉजिटिव जब होगा जब या तो एक्स 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। निगेटिव कब होगा, जब एक्स 0 से छोटा हो। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, रियल नंबर का हम एग्जाम्पल देखते हैं, रियल नंबर के लिए हम देखते हैं, चेक करते हैं। अब मैं रियल नंबर ले रहा हूं, पहले आप देखिए क्या देखा, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, यही तो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें रियल नंबर डालता हूं मैं -1, मोड ऑफ -1, मोड ऑफ, मैंने आपको बताया कि मोड में जो भी वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। किसके लिए है, ये आई है -1 के लिए, और -1 कब होता है, जब यानी एक्स लेस देन 0, 0 किसके लिए निकली है, -1 से 1 के लिए। ऐसी 1 के लिए रखे, देखिए मोड ऑफ 1 इक्वल टू 1, ये कैसे निकली, किसके लिए निकली है, 1 के लिए। 1 बड़ा यानी एक्स ग्रेटर देन 0 की क्या वैल्यू निकली इसकी, 1 ऑफ 1। ऐसी एफ
-2 रख के देखिए, मोड ऑफ -2 यानी वैल्यू क्या है 2, लेकिन -2 लेस देन 0, रेंज क्या है इसकी -2 से 2, ऐसे पॉजिटिव में रख के देखिए 2 इक्वल टू मोड ऑफ 2 इक्वल टू 2 यानी 2 ग्रेटर देन 0, यानी किसके लिए आई 2 से लेके 2 तक आई। ऐसे आप 3 के लिए रख के देखिए। अब इसके हमें डोमेन और रेंज निकालने, इसके डोमेन और रेंज कैसे पढ़ेंगे। अब इसके डोमेन मॉडुलस फंक्शन, डोमेन मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, क्योंकि हम इसे डिफाइन कर रहे हैं रियल नंबर के लिए, तो इसके लिए डोमेन क्या होगा -इनफिनाइट टू इनफिनाइट। कोडोमेन भी सेम होगा इसका -इनफिनाइट टू इनफिनाइट। रेंज इसकी क्या कहलाएगी 0 टू इनफिनाइट, ये इसकी रेंज होगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉडुलस फंक्शन आखिर होता क्या है। अब हमने यहाँ क्वेश्चन लगा रखा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शन। अब हमें डोमेन और रेंज निकालनी है इन फंक्शनों की। क्या क्या फंक्शन दे रखे हैं, पहला फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। चलिए पहले के लिए निकालते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड माइनस मोड ऑफ एक्स, ये क्या दे रखा है माइनस मोड ऑफ एक्स दे रखा है। हम क्या जानते हैं, यानी वी नो डेट मोड ऑफ एक्स की डोमेन क्या होता है -इनफिनाइट टू इनफिनाइट, ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे, यानी रेंज कब, जब -x, ये -x के लिए तो x जब मोड ऑफ x होगा, ये पॉजिटिव कब होगा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी माइनस मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 के होगा, यानी इसकी जो रेंज निकल जाएगी, आपकी क्या रेंज निकलेगी माइनस, यानी -इनफिनाइट टू 0, ये इसकी रेंज निकल जाएगी। अब हमें दूसरे फंक्शन निकालना है एफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालना है किसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। अब इसके लिए हमें डोमेन और रेंज निकालनी है, और डोमेन और रेंज निकालनी है। हम जानते हैं कि वर्गमूल यानी रूट के अंदर कोई भी वैल्यू, उसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव हो नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेट इज एम्प्लॉय एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ऑफ 9। एक्स की वैल्यू कहाँ लाइज कर जाएगी हमारी +-3, यानी -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, यानी एक्स की वैल्यू हमारी कहाँ लाई कर रही है -3 और 3 के बीच में लाई कर रही है। और हम जानते हैं कि जब एक्स की वैल्यू माइनस और 3 के बीच लाई कर रही है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी 0 से 9 के बीच में लाई करेगी, यानी 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, और यही आपकी रेंज कहलाएगी, यही आपकी रेंज कहलाएगी। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। बहुत ही आसान था और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन करवा दिया मैंने। रेंज क्या होगी, जब कोई वैल्यू आप कोई वैल्यू जब एक्स -3 और 3 है, एक्स के बीच में लाई कर रही है, जिसके लिए वैल्यू निकाली है, यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर निकाली है, यानी ये वैल्यू कहाँ 0 से 9 के बीच में भी वो क्या करेगी लाई करेगी, यानी 0 का रूट क्या होगा 0 होगा और 9 का रूट क्या होगा, तो यही इसकी रेंज भी कहलाएगी। अब पढ़ेंगे हम ऑपरेशन ऑन फंक्शन। आखिर ऑपरेशन ऑन फंक्शन क्या है, बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल है। पहला है इसमें और एडिशन, इसमें क्या कहता है एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। पहला क्या है एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। दूसरा क्या है सब्सट्रैक्शन,
एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। तीसरा मल्टीप्लिकेशन आता है आपका एफ डॉट एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स। और फोर्थ आता है आपका डिवीजन, यानी एफ अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। यहाँ पर क्या है, जी एक्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। आपने रेशनल नंबर पढ़ा है ना, पी अपॉन क्यू, कहाँ पर, जहां पर क्यू होता है इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये इसका डिवीजन होगा। अब इसी पे हमने बेस पे हमें क्वेश्चन लगा रखा है यहाँ पर। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन होगा कैसे। एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एक फंक्शन दे रखा है जी एक्स जिसकी वैल्यू है 2x+1 आर टू रियल फंक्शन। अब हमें फाइंड करना है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स और एफ अपॉन जी ऑफ एक्स। चलिए एक एक करके फाइंड करते हैं इसको। पहले हम फाइंड करेंगे पहले वाली वैल्यू। हमें दे रखी है एफ प्लस जी ऑफ एक्स। इसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। बस सिंपल, डेट इज एम्प्लाई। अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। एफ एक्स की जगह यहाँ पे कर दीजिए, जी एक्स यहाँ पे की वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की क्या दे रखी है हमारी, प्लस 2x+1। तो ये हमारी एफ प्लस जी अपॉन की एक्स की वैल्यू आ गई। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, एफ माइनस जी ऑफ एक्स। इसका क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। चलिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+, ये मैं ही छोड़ रहा हूँ करके क्योंकि माइनस एक्स की गुना, आप माइनस के अंदर गुना कर लीजिए, माइनस का की गुना करके आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1। तीसरा हमें क्या निकालना है, एफ जी ऑफ एक्स। इसका क्या फॉर्मूला है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी देखी थी हमें, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की वैल्यू कितनी देखी हमें, 2x+1, 2x+1। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, एफ जी ऑफ एक्स की ये वैल्यू हमारे पे निकल के आ गई। अब फोर्थ वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया डिवीजन के लिए कि उसे निकालेंगे कैसे, उसे आप निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूला बता रखा है आपको, बता दिया मैंने, यानी एफ अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए आप उसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सिग्नम फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं चिन्ह फलन। आखिर ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका प्रयोग कैसे होता है, आज अब हम ये अच्छी तरह से इसे समझेंगे। डेफिनेशन कहती है, इफ एफ सच दैट आर टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, देन सिग्नम फंक्शन डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम इज इक्वल टू, क्या डिफाइन होगा, -1 के लिए कब होगा, जब x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। 0 वैल्यू कब होगी, जब x इज इक्वल टू 0। +1 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ये इसकी कंडीशन है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ x अपॉन x वेयर x नॉट इज इक्वल टू 0। और 0 तो जब भी होगा जब x इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये कहता है कि कोई फंक्शन चिन्ह फलन जब होगा जब वो 3 कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी उसको सेटिस्फाई करेगा। एक -1 को कब, जब x छोटा होगा 0 से, एक किसी सेटिस्फाई करेगा 0 जब x होगा 0 के बराबर, एक करेगा 1 को जब x बड़ा होगा 0 से। अब इसके लिए डोमेन क्या होगी, क्योंकि रियल नंबर के लिए हम कर रहे हैं तो इसकी डोमेन क्या होगी, -∞ to ∞। इसके लिए हमने क्वेश्चन लगा रखा है, एवुलेट सिग्नम x² - 9 हाँ, इसकी रेंज देख लीजिए, रेंज इसकी क्या होगी, -1 0 और 1। अभी मैंने आपको बताया था ना, -1 किसे लाइक करता है, -1 किसे करता है, जब x क्या होगा, लेस देन होगा 0 से। 0 क्या होगा, जब x इज इक्वल टू होगा 0 के। 1 क्या होगा, जब x ग्रेटर देन होगा 0 के। यानी यही इसकी रेंज है। ये तो इसकी रेंज होगी, जो आउटपुट होगा वही तो रेंज होती है, वही तो इमेज होती है, ये रेंज होगी। अब एवुलेट क्वेश्चन लगा रखा है, एवुलेट सिग्नम, एक फंक्शन दे रखा है x² - 9 4 x - 5
x इक्वल टू -5, 0 और 3। अब हमें ये देखना है जो हमें कंडीशन दे रखी है, x की वैल्यू रखी है -5, 0 और 3, क्या हमारी ये सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। चलिए करते हैं। वैल्यू क्या दे रखी है, वैल्यू पुट करते हैं। हमारी -1 की वैल्यू कब लाइज करती है, x² -9 हमें दे रखा है। इसमें हम -5 के लिए देखते हैं, जब यानी वहन x इक्वल टू -5। इसमें -5 रख के देखिए, -5 का स्क्वायर -9 इक्वल टू पंजे पंजे 25 -9 इज इक्वल टू 16, यानी 16 आया। अब 16 किसे करा, जब 1 बड़ा, जब 1 कब आएगा, जब x बड़ा होगा 0 से, यानी ये क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ। तो इसका सिग्नम फंक्शन क्या हो गया, किसके लिए आया है, सिग्नम फंक्शन किसके लिए आया है, ये हमने किसके लिए निकाला था, 5 के लिए। तो इसका सिग्नम फंक्शन आ गया सिग्नम 16। किसके लिए आया, कितने आई, 1, यानी कहाँ लाई कर रहा है, 1 को कर रहा है। जब भी तो ग्रेटर देन हुआ तो हमारा इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, यानी हमारी पहली कंडीशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसी हमें अब दूसरी कंडीशन लगा के देखनी पड़ेगी कि वे उसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए दूसरी कंडीशन लगा के चलते हैं, देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई इसे करता नहीं करता। पहले से ये सेटिस्फाई कर रहा है, अब दूसरे में लगा के देखते हैं। क्या दे रखा था हमें, डेट इज एम्प्लॉय सिग्नम x² -9, वहन हमने -5 के लिए लगा के देख लिया, अब हम 0 के लिए लगा के देखेंगे। तो x² -9 इक्वल टू 0 का स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 -9। अब 0 -9 कब होगा, जब लेस देन होगा किसके, जब लेस देन होगा 0 के। जब ये तो कह रहा है वो कि जब -1 कब होगा, -1 कब होगा, जब ये लेस देन होगा 0। ये तो हमें ये कह रहा है कि जब लेस देन होगा 0 के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये 0 के लेस देन हुआ, यानी किसके लिए वैल्यू निकली हमारी, -9 के लिए, यानी सिग्नम -9 इक्वल टू क्या है, किसकी रेंज निकली है, -1 के लिए, यानी ये कंडीशन हमारी भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड थर्ड था हमारा 3 के लिए, जब हम इसके लिए वैन 3 के लिए, जब हम 3 के लिए लगा के देखेंगे कि वह सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, यानी x² -9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर -9, यानी हमारी कंडीशन 0 कब, जब x इक्वल टू 0 होगी। तो सिग्नम किसके लिए कर रहा है, ये -9 के लिए, किसके लिए कर रहा है ये, -9 के लिए। कितनी वैल्यू आ रही है, 0 के लिए आ रही है, तो इसका क्या हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है, 0 कर रहा है। तो यानी ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हमारा इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करी, यानी 3 जो हमारा फंक्शन दे रखा था, सिग्नम x² -9 इज ए सिग्नम फंक्शन, एक चीन फल है, ये हमारा इसे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और -1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा एक सिग्नम फंक्शन होगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ सिग्नम x² -2x + 3। अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। सिग्नम फंक्शन की हमें रेंज पता है क्या होती है, एक -1, एक 0 और एक 1। हमें इस फंक्शन की हमें रेंज निकालनी, कैसे निकालेंगे, तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है निकालना। चलिए करते हैं इसको। पहले -1 के लिए यहाँ देख लेते हैं। इससे पहले हम x² यहाँ पर x² -2x + 3, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, x² -2x + 2 + 1। इसे कैसे कर सकता हूँ मैं, x -1 का होल स्क्वायर और +2। कोई दिक्कत है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर -2ab + b²। तो हमारी ये वैल्यू, हमारी यही वैल्यू निकल कर आएगी।
इसे मैंने इसलिए किया है शॉर्ट करने के लिए। तो अब -1 के लिए देखते हैं, इसे क्या करेंगे, ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, यानी किसके लिए, x² - 2x + 3 ग्रेटर लेस देन 0। इसकी वैल्यू हमारी क्या आई, x - 1 का होल स्क्वायर और +2। अब जीरो के लिए क्या वैल्यू आई, x² - 2x + 3 = 0। इसके लिए क्या वैल्यू है, इसके लिए भी यही वैल्यू आएगी, x - 1 का होल स्क्वायर +2। ऐसे ही 1 के लिए भी क्या आएगी हमारी, x - 1 का होल स्क्वायर और +2, यानी किसके लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए। अब आप एक चीज नोट कीजिए जब मैं x में, यहाँ पर जब मैं x में 1 रखता हूँ तो 1 - 1 का होल स्क्वायर +2 क्या मिलता है हमें, 2 मिलता है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या कहती है कि ये -1 होनी चाहिए, क्या इसे सेटिस्फाई कर रही है, नहीं, ये इसे पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ऐसे ही 0, क्या ये 0 को 0 बना रही है, नहीं, ये 0 भी बना रही है, इसलिए हमारी ये कंडीशन भी इसे सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि जब 1 रखेंगे तो 1 की क्या होगा, 2 आएगी, जब 2 रखेंगे तो कोई और वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 में से गई तो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब x - 1 का होल स्क्वायर +2, अब 1 के लिए देखिए क्या इसे सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, रख के देखिए 1 रख के देखिए, 1 यानी 0, यानी क्या वैल्यू मिल रही है हमें, 2 मिल रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। यानी हम कोई भी वैल्यू रखें तो हमें इस फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू रखें तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यानी इसकी रेंज क्या हुई, इसकी रेंज हुई आपकी 1, इसकी रेंज क्या हुई आपकी 1। अब पढ़ेंगे हम कंपोजिशन फंक्शन, आखिर कंपोजिशन फंक्शन है क्या। डेफिनेशन ये कहती है, इफ f such that a to b and g such that b to c, यानी दो फंक्शन दे रखे हैं f और g, जो f जा रहा है a से b की और g है b से c पे, then the composition of n g will be for, यानी f for g a to c and it can be expressed f o g x is equal to f g x। यानी ये कह रहा है कि कोई भी दो फंक्शन संयुक्त फलन, यानी हिंदी में संयुक्त फलन, इंग्लिश में कंपोजिशन फंक्शन, कोई भी दो फलन कंपोजिशन फंक्शन जब होंगे जब पहले का कोडोमेन दूसरे डोमेन के बराबर हो। जैसे हमें दे रखा है f a to b, एक दे रखा है हमें g b to c। f का कोडोमेन, ये कोडोमेन ही तो है, पहला वाला डोमेन दूसरे वाला डोमेन, कोडोमेन और पहले वाला डोमेन, इसका डोमेन ये वाला डोमेन, पहले का कोडोमेन और दूसरे का डोमेन सेम होगा तो वो क्या होगा, एफओजी कहलाएगा। यानी ये और ये सेम हुआ तो क्या बना, एफओजी सच दैट ए टू सी, यही तो बना हमारा एफ सच दैट ए टू सी। यानी एफओजी बनाने के लिए कंडीशन ये फॉलो होती है कि पहले फंक्शन का कोडोमेन दूसरे फंक्शन के डोमेन के बराबर होना चाहिए तो वे एफओजी होगा। और इसे कैसे करते हैं, एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स। इसके लिए हमने क्वेश्चन लगा रखा है, इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करते हैं, इससे समझ जाएंगे आप कि आखिर ये है क्या। हमें क्वेश्चन दे रखा है, इफ एफ इक्वल टू ब्रैकेट में 3x - 2, एक फंक्शन दे रखा है f, एक दे रखा है g, देन फाइंड द एफ ओ जी एक्स। हमें एफ ओ जी एक्स फाइंड करना है, एफ ओ जी एक्स हमें फाइंड करना है। हमें फॉर्मूला पता है इसका, एफ ओ जी एक्स का फॉर्मूला है एफ जी एक्स। कोई बात नहीं, अब इस फॉर्मूले में एफ जी एक्स की वैल्यू क्या रखी है, हमें x - 1 दे रखी है, x - 1 दे रखी है, ठीक है। अब x माइनस यानी x, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x - 2, यानी जहां पर x होगा वहां पर हम x - 1 रखते चले जाएंगे, यानी 3 एफ एक्स में 3 x की जगह रखेंगे हम x - 1, x नहीं, हाँ 3x - 1, और यहाँ क्या है फिर आएगा -2। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए
3x माइनस 3 माइनस 2, डेट इज एम्प्लाई कितनी वैल्यू आई 3x माइनस 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। एफओजी निकालने के लिए फार्मूला लगाइए और वैल्यू पुटअप कीजिए, उसे सोल्व कीजिए और आपका एफओजी निकल कर आ जाएगा। यानी कंपोजिशन वह फंक्शन होगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिसके पहले फंक्शन का कोडोमेन दूसरे फंक्शन के डोमेन के बराबर हो तो वह एफओजी ही कहलाएगा, एफओजी ही होगा, यानी कंपोजिशन फंक्शन होगा। अब पढ़ेंगे हम इनवर्स फंक्शन। आखिर इनवर्स फंक्शन है क्या? एन इनवर्स फंक्शन इज ए रिवर्सल ऑफ प्राइमरी फंक्शन सच दैट, यानी कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का रिवर्स क्या होगा, एक इनवर्स फंक्शन होगा। जैसे मैं कह दूं एफ ए इक्वल टू बी, यानी ये हो जाएगा ए इक्वल टू एफ इनवर्स बी, तो ये इसका एफओजी कहलाएगा। जैसे यहाँ लिखा है लेट एफ सच दैट ए टू बी, तो इसका इनवर्स क्या होगा बी टू ए, यानी इसे इनवर्स होगा। यानी इनवर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, एफ इनवर्स, इसे ऐसे डिफाइन करते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन बिलो। पहले एक फंक्शन देखा है एफ एक्स की वैल्यू देखिए 4x प्लस 5, दूसरा देखा है एफ एक्स इक्वल टू 3x। चलिए एक एक को करते हैं। पहला हम करते हैं पहले वाला, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 5। अब हमें इसका फंक्शन क्या निकालना, इनवर्स फंक्शन निकालना है। सबसे पहला स्टेप यानी पहली कंडीशन के केस क्या लगाएंगे हम, लेट y इक्वल टू 4x प्लस 5। अब हम इसके वेरिएबल चेंज करेंगे। वेरिएबल चेंज मतलब जहां y है वहां पर हम रख देंगे x, और जहां पर x होगा वहां पर हम रख देंगे y प्लस 5। अब 5 को आप लेफ्ट साइड जाइए x की तरफ, तो x माइनस 5 इक्वल टू 4y, और y इक्वल टू क्या आया आपका x माइनस 5 अपॉन 4। अब y हमने क्या माना था, एक फंक्शन माना था किसका, एफ एक्स का, तो ये क्या निकला एफ इनवर्स एक्स, इनवर्स ही तो हुआ, इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 अपॉन 4। तो ये इसका इनवर्स निकल गया, इसका इनवर्स निकल गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, उसे करिए और प्रैक्टिस करिए कि वो निकलेगा कैसे। अब पढ़ेंगे हम फंक्शन यानी इसकी मैपिंग की मैपिंग क्या होती है। बहुत ही आसान है, बहुत ही समझना इजी है और इससे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मैपिंग से एग्जाम में मैपिंग भी पूछ ली जाती है कि 1 to मैपिंग या इंजेक्टिव मैपिंग होती क्या है, 1 to मैपिंग क्या होती है, मैनी मैपिंग क्या होती है, उनके एग्जाम्पल देते हैं कि बताइए कि ये 1 to 1 है या नहीं है। मैंने आपको जब करा रहा था मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी फंक्शन, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन, लेकिन एवरी 1 to 1 फंक्शन इज नॉट ए आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों हो क्यों नहीं होगा, उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं 1 to 1 फंक्शन। ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या होगा, सभी एलिमेंट यानी डोमेन के सभी एलिमेंट की एक इमेज होगी को डोमेन में, यानी ए की पी के साथ, बी की क्यू के साथ और सी की आर के साथ। ये कह रहा है कि वन एलिमेंट हैव ए वन इमेज, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव ए वन इमेज ऑफ कोडोमेन, यानी पी की पी इमेज, पी इज द इमेज ऑफ ए, या हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज द प्री इमेज ऑफ ए, हम ऐसे लिख सकते हैं। आप समझ जाए कि 1 to 1 क्या है, यानी वह प्रत्येक डोमेन की एलिमेंट की इमेज को डोमेन के इमेज के में होनी चाहिए, यानी खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए, यानी हमें डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज को डोमेन में मिलनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 का 4, 2 का 5 और 3 का 6, यानी F1 डाला तो क्या निकला हमारा 4, इनपुट F2 में डाला तो आउटपुट क्या निकला हमारा 5, F3 डाला तो हमारा आउटपुट क्या निकला 6। यानी कहने का मतलब यही है कि इंजेक्टिव फंक्शन या फिर 1 to 1 फंक्शन वह फंक्शन होता है जिसकी एक इमेज कोडोमेन में होती है, यानी कोडोमेन की इमेज होती है, यानी वो आपस में क्या होनी चाहिए,
एक इमेज रखनी चाहिए। अब पढ़ते हैं ऑन टू, जिसे कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। आखिर ये होता क्या है ऑन टू? ऑन टू ये कहता है कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज ए में होनी चाहिए। यानी कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। यानी 1 से ए की, 2 से बी की, 3 के सी की और 4 से सी। ये कह रहा है कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एटलीस्ट 1 इमेज इसमें होनी चाहिए, डोमेन में होनी चाहिए। यानी कोई भी एलिमेंट जो है खाली नहीं रहना चाहिए। यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव pre-image at least 1 in a domain, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको 1 समझ में आ गया और ऑन टू समझ में आ गया। ऑन टू क्या कहता है कि कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना मिले किसमें, डोमेन में। यानी एक भी एलिमेंट कोडोमेन का खाली नहीं रहना चाहिए। 1 to 1 मैपिंग क्या कहती है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए। यानी उसकी पर जितने भी डोमेन में एलिमेंट है उसकी इमेज एक ना एक इमेज होगी किसमें, कोडोमेन में होगी। अब पढ़ेंगे इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग क्या है? बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। इसे आसान तरीके से समझिए। ये इनटू मैपिंग ये कहता है कि कोडोमेन का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी डोमेन में कोई इमेज ना हो, जिसकी कोई इमेज ना हो। यानी मैं कह दूं ए की पी के साथ, बी की पी के साथ, सी की आर के साथ और डी की बनाए तो मैं आर के साथ, और एस में एक खाली छोड़ देता हूँ। यानी ये यही कहता है इनटू इमेज कि एटलीस्ट वो डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज डोमेन में ना हो, जिसकी कोई प्री इमेज डोमेन में ना हो। क्योंकि यानी ए इज द प्री इमेज ऑफ पी, या हम कह सकते हैं पी इज द इमेज ऑफ ए। ऐसे तो बोलते हैं पी इज द इमेज ऑफ ए और ए इज द प्री इमेज ऑफ ए। यानी इनटू मैपिंग यही कहती है कि कोडोमेन का एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो, जिसकी कोई इमेज ना हो, या कोई अपनी इमेज वो अपनी इमेज ना रखता हो। चलिए अब करते हैं मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मैपिंग क्या है? मैनी वन मैपिंग ये कहता है कि डोमेन के दो एलिमेंट्स सेम इमेज रखते हो, डोमेन के दो एलिमेंट सेम इमेज रखते हो। जैसे 1 की आर, 2 की आर, यानी 1 भी इमेज रख रहा है आर और 2 भी रख रहा है आर। ऐसी 3 भी इमेज रख रहा है आर और 4 भी इमेज रख रहा है एस, और 5 इमेज रख रहा है आपके टी से, और ये आपका हुआ फंक्शन। इसका मतलब समझे? मैनी वन मैपिंग ये कह रहा है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको हिंदी भाषा में आपको समझाता हूँ। मैनी वन मैपिंग ये कह रहा है कि ए के दो एलिमेंट सेम इमेज रखते हो, ए के दो एलिमेंट सेम इमेज रखते हो किसमें, कोडोमेन। तो ये थी आज की हमारी बहुत ही जबरदस्त क्लास, जिसमें आज हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन और मैपिंग पढ़े हैं। आज आपका फंक्शन का जो चैप्टर है क्लास 11th का वो हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद हमारी जो वीडियो आएगी, यानी जो हमारी पॉलीमर की वीडियो चलेगी, अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर चलेगी, और बहुत ही जल्दी आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लीजिए, ताकि हमारे जो आने वाली वीडियो हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और सही समय पर मिले और सबसे पहले मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, और सभी चैप्टर बिल्कुल वैसे ही करा रहे हैं जैसे कि आपको पेड क्लास में कराए जाते हैं।
चलिए जब मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। जब तक के लिए थैंक यू।